बुलेटिन में बात होगी बांग्लादेश में तख्ता पलट की, राहुल गांधी की देश भर के कुलियों से मुलाकात की। देखेंगे वक्फ कानून में बदलाव को लेकर कैसे मुश्किल में फंसी मोदी सरकार, पश्चिम बंगाल विभाजन पर फंसी बीजेपी की, जानेंगे जम्मू कश्मीर पर सरकार के खिलाफ क्यों बढ़ता जा रहा है विरोध, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। सर ये बड़ा सेकंड में आ गया तो इसकी पुरानी बुक्स फर्स्ट वाले को दे सकते हैं? नहीं, इस साल तो सिलेबस चेंज हो रहा है, न्यू लेनी पड़ेंगी आपको। सर लास्ट ईयर तो सिलेबस चेंज किया है। अरे चेंज नहीं करेंगे तो कमाएंगे कैसे? तो सर क्या करेंगे? पिछले साल 5000 रुपए की ली थी हमने। लंच में पराठे बेचते हो ना, रोज एक पेज लपेट के बेच दिया करो, और बुक्स यहीं से लेनी पड़ेंगी आपको। खड़े हो जाओ। टाई बेल्ट कहाँ है तुम्हारे? स्कूल में डिसिप्लिन नाम की चीज है कि नहीं है? 2000 रुपए ऑफिस में जमा करवाओ और टाई बेल्ट लो तुरंत, जाओ। तुम्हारी टाई कहाँ है? पास होना है तो मेरे पास ट्यूशन लगवा लो। क्यों भाई, पूरे 3 दिन निकल चुके हैं, फीस में जमा नहीं हुई तुम्हारी? अरे सर इस मंथ पापा की सैलरी नहीं आई। तो फिर तुम क्यों आ गए यहाँ? मम्मी सोना चांदी पहनती है ना, उसे गिरवी रखो और फीस जमा करवाओ। चल मम्मी आ गए। क्यों भाई, तुम्हारी तो जमा है ना? वेरी गुड। मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत, 12 अगस्त को होगी अगली सुनवाई। कथित शराब नीति मामले में जेल में बंद है सिसोदिया। केजरीवाल को दिल्ली हाई कोर्ट से झटका, गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका हुई खारिज। शराब नीति मामले में तिहाड़ जेल में बंद है केजरीवाल। दिल्ली कोचिंग हादसे पर सुप्रीम कोर्ट ने लिया संज्ञान, केंद्र और राज्य सरकार को भेजा नोटिस। सुरक्षा मानदंडों को सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों पर दोनों सरकारों से मांगा जवाब। और शेयर मार्केट में भारी गिरावट, 2222 अंक गिरकर 78,759 पर बंद हुआ सेंसेक्स। वहीं 662 अंकों की गिरावट के साथ 24,055 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। बांग्लादेश में तख्ता पलट हो गया है। शेख हसीना से पीएम पद से इस्तीफा ले लिया गया है। हसीना से सिर्फ सत्ता ही नहीं गई बल्कि उन्हें देश छोड़कर भी भागना पड़ा है। वो ढाका से सीधे दिल्ली पहुंची। उनके भारत या ब्रिटेन में राजनीतिक शरण लेने की खबरें आ रही हैं, तो क्यों शेख हसीना को देना पड़ा इस्तीफा? देखिए ये रिपोर्ट। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया है। इसके साथ ही वो देश भी छोड़कर चली गई हैं। उनके भारत में शरण लेने की खबरें चल रही हैं। हसीना के इस्तीफे का ऐलान बांग्लादेश की सेना की तरफ से किया गया है। इसके साथ ही सेना ने सत्ता भी संभाल ली है। दरअसल बांग्लादेश में 3 सप्ताह से हिंसा का दौर चल रहा था, जिसमें 300 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी थी। अकेले रविवार को ही 100 लोगों की जान चली गई थी। प्रदर्शनकारी हसीना के इस्तीफे की मांग पर अड़े थे। शेख हसीना ने सत्ता बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब सेना ने हसीना का साथ देने से इनकार कर दिया तो उनके पास ज्यादा विकल्प नहीं बचे। प्रदर्शनकारियों का हुजूम पीएम आवास की तरफ बढ़ता देख शेख हसीना ने ढाका छोड़ने का फैसला कर लिया और उनके ढाका छोड़ते ही प्रदर्शनकारी पीएम ऑफिस में घुस गए। सोशल मीडिया पर इससे जुड़े कई वीडियो वायरल हैं। इस बीच बांग्लादेश के सेना प्रमुख वकर उज जमान ने हसीना के इस्तीफे की घोषणा करते हुए कहा कि प्रदर्शनकारियों की जो मांग है उसे हम पूरा करेंगे, देश में शांति वापस लाएंगे। आप लोग हमारे साथ मिलकर चलेंगे तो हालात सुधरेंगे, हिंसा से कुछ नहीं मिलेगा। संघर्ष और अराजकता से दूर रहिए। पिछले 3 सप्ताह में जो भी कुछ हुआ उसका पूरा न्याय किया जाएगा। हमने सभी दलों से बात की, अब हम शासन करेंगे। अंतरिम सरकार का गठन करके शासन करेंगे। हमारे देश का नुकसान हो रहा है, संपत्ति का नुकसान हो रहा है। मुझे दायित्व दीजिए, मैं सब संभाल लूंगा। इस बीच खबर आ रही है कि आर्मी ने देश के मुख्य पार्टियों के नेताओं के साथ बैठक की। 18 सदस्यीय अंतरिम सरकार प्रस्तावित की गई है। सेना इस सरकार को बनाएगी। आरक्षण के खिलाफ शुरू हुए एक आंदोलन ने शेख हसीना की सत्ता छीन ली। जनता में जब गुस्सा बढ़ता है तो वो बगावत का रूप ले लेता है। इसीलिए जनता की बात सरकार को सुननी चाहिए। वैसे भारत में तो विपक्ष के नेता राहुल गांधी जनता के ज्यादा करीब दिखाई दे रहे हैं। आम लोग उनसे मिलकर अपनी शिकायतें बताते हैं। आज राहुल से मिलने के लिए देश भर के कुली पहुंच गए। तो क्या है कुलियों की परेशानी, देखिए इस रिपोर्ट में। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान सांसद राहुल गांधी का जनता से मिलने का सिलसिला शुरू हुआ था। वो अब भी जारी है। राहुल गरीब मजदूरों और पीड़ितों से मुलाकात कर रहे हैं और संसद में उनकी आवाज बन रहे हैं।
इसी कड़ी में एक बार फिर राहुल गांधी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने दिल्ली में एक कूली के ग्रुप से मुलाकात की है। इस दौरान उन्होंने कूलियों से बात की और उनकी परेशानियों को सुना, उनकी समस्याओं को संसद में उठाने का आश्वासन दिया। राहुल गांधी ने कुलियों के साथ फोटो भी खिंचवाई। राहुल से मुलाकात के बाद कुली मोहम्मद करीम अकरानी ने बड़ा बयान दिया। तो आइए देखते हैं क्या कहा कुली ने। मोहम्मद कलीम अकरानी, क्या बात रखी आपने? मैंने राहुल जी से बताया कि हम लोग देश के पूरे अलग अलग प्रदेशों से कुली आए हुए हैं और हमारी समस्या ये है कि 2008 में लालू जी ने हम लोगों को ग्रुप दी थी, जिससे हमारा घर चल रहा था उस वक्त। आज हमारे पास काम नहीं है, स्टेशनों पर काम खत्म हो चुका है। मोदी सरकार प्राइवेट जो मोटर वगैरह जो बैटरी कार वगैरह चलाती है, इससे हमारा काम समाप्त हो गया है। राहुल गांधी से हमने बताया है कि सर आप हमारी समस्या यही है कि हमें 2008 की तरह ग्रुप डी जाए, क्योंकि हम लोगों ने सर बहुत संघर्ष कर लिया, काफी समय संघर्ष कर रहे हैं हम लोग। हमें लगता है कि हमारी मांग राहुल जी जरूर उठाएंगे, क्योंकि मैं जानना चाहता था सरकार से भी कि हमें बेरोजगार गरीबों के मसीहा वही है। कुलियों ने अपनी परेशानी राहुल को बताई। वैसे कुलियों की परेशानी का हल केंद्र सरकार को करना है, लेकिन कुलियों की आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। सरकार को चिंता इस समय चुनाव की है और इसीलिए एक और विवादित विधेयक संसद में पेश करने की तैयारी हो रही है। विवादित हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि एनडीए के अंदर ही इसके विरोध में आवाजें उठ रही हैं। मोदी सरकार वक्फ कानून में संशोधन की तैयारी में है। वक्फ बोर्ड में बदलाव को लेकर देश भर में सियासत गरमाई हुई है। मोदी सरकार की कैबिनेट ने वक्फ बोर्ड अधिनियम में करीब 40 संशोधनों को मंजूरी दे दी है। इस खबर के सामने आते ही विवाद छिड़ गया। विपक्ष तो आपत्ति जता ही रहा है, लेकिन मोदी सरकार की मुश्किलें उसके ही सहयोगी दलों ने भी बढ़ा दी हैं। जेडीयू के पूर्व सांसद गुलाम रसूल बलियावी ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि अगर वक्फ बोर्ड की जमीन की चर्चा हो रही है तो मंदिर और मठ के जमीन की भी चर्चा हो। उन्होंने ये तक कह दिया कि आज जो बात ये लोग कह रहे हैं ये संविधान बदलने की ही तैयारी है, यानी जो दावा विपक्ष लोकसभा चुनाव के वक्त से कर रहा है, अब मोदी सरकार के सहयोगी दल जेडीयू के नेता भी वही बातें कर रहे हैं। तो एलजेपीआर के प्रमुख चिराग पासवान ने तो पहले ही साफ कर दिया था कि सरकार किन किन चीजों में बदलाव करेगी उनके बारे में पहले पढ़ा जाएगा और फिर उनकी पार्टी इस मुद्दे पर अपना रुख साफ करेगी। एक तरह से उन्होंने भी अपना समर्थन रोक दिया, तो टीडीपी का रुख पहले से ही साफ था। एनडीए को समर्थन देने के साथ ही टीडीपी ने आंध्र प्रदेश में मुस्लिम आरक्षण पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। इस मामले में भी बीजेपी को टीडीपी से सहयोग मिलने की उम्मीद नजर नहीं आ रही है। देखा जाए तो मोदी सरकार के विधेयक पर एनडीए में ही दो फाड़ हो गया है। तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी पर मुसलमानों का अधिकार छीनने के आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी के पास हिंदू मुसलमान करने के अलावा और कोई काम नहीं है। वहीं कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि अगर सरकार कोई बिल लाती है तो उस पर चर्चा होनी चाहिए, विपक्ष के सामने बिल को पेश किया जाना चाहिए। उन्होंने एक तरह से चेतावनी दी है कि इस बार विपक्ष मजबूत है और सरकार के हर विधेयक पर जमकर बहस होगी। बहरहाल अब सरकार भी बैकफुट पर नजर आ रही है। सोमवार को ये विधेयक पेश होने की उम्मीद जताई जा रही थी, लेकिन फिलहाल के लिए ये टाल दिया गया है। वक्फ कानून में संशोधन का एनडीए के अंदर ही विरोध हो रहा है, जिस कारण बैठक बैकफुट पर दिखाई दे रही है। तो संसद के अंदर वित्त मंत्री ने ऐसा बयान दिया जिससे बीजेपी को घेरने का मौका विपक्ष को मिल गया है। कांग्रेस सांसद ने सवाल सरकार से किया था और वित्त मंत्री का जवाब था कि हमसे नहीं, कोर्ट से पूछिए। तो क्या है वो सवाल, देखिए इस रिपोर्ट में। पिछले 10 दिनों से चल रहा बजट सत्र काफी जोरदार रहा। लगातार विपक्ष के सवालों के आगे सत्ता पक्ष नतमस्तक नजर आया, लेकिन सोमवार को 11वें दिन बाद जब लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान राजस्थान से सीकर से सीपीआईएम सांसद अमरा राम ने मोदी सरकार से ये सवाल किया कि सहारा ग्रुप में निवेश करने वाले कितने लोगों का पैसा वापस किया गया और कितना किया गया, तो इस पर पहले तो वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि अभी तक 138 करोड़ रुपए वापस किए जा चुके हैं। लेकिन अमरा राम इस पर संतुष्ट नहीं हुए और दोबारा सवाल किया, तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भड़क गई और कहा कि जाकर कोर्ट में पूछिए। सुप्रीम कोर्ट हमें सुपरवाइज कर रहा है, हमारे ऊपर हाथ उठाने का कोई फायदा नहीं है। तो वहीं संसद में वायनाड में त्रासदी का मुद्दा उठाते हुए कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला ने मोदी सरकार पर निशाना साधा।
और कहा कि बीजेपी की समस्या यही है कि ये किसी भी आपदा में मदद करने की बजाय उस पर राजनीति करते हैं। वित्त मंत्री के बयान से बीजेपी ही मुश्किल में दिखाई दे रही है, तो वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल के विभाजन की खबरों ने भी पार्टी की मुसीबत बढ़ा दी है। इस मामले में बीजेपी दो फाड़ होती दिखाई दे रही है। बीजेपी नेता टीएमसी के साथ दिखाई दे रहे थे, तो कैसे बंगाल की सियासत में ममता ने फिर दे दी है बीजेपी को मात, देखिए इस रिपोर्ट में। एक बार फिर बीजेपी के मंसूबों पर पानी फिर गया है। बता दें कि बीजेपी लंबे वक्त से पश्चिम बंगाल में अपनी जमीन खोजने में लगी हुई है, लेकिन हर बार चुनावों में उसे मुंह की खानी पड़ती है। दरअसल उत्तर बंगाल के बीजेपी नेताओं की तरफ से केंद्र से मांग की जा रही है कि बंगाल का बंटवारा किया जाए और उत्तर बंगाल को अलग राज्य का दर्जा दिया जाए। केंद्र की इस कोशिश के खिलाफ अब ममता सरकार पश्चिम बंगाल विधानसभा में प्रस्ताव ले आई। दिलचस्प बात तो ये रही कि सत्तारूढ़ टीएमसी के साथ मुख्य विपक्षी दल बीजेपी भी ममता के प्रस्ताव का समर्थन करने को मजबूर हो गई। विधानसभा में ममता बनर्जी ने साफ कर दिया कि वो राज्य का विभाजन नहीं चाहती है। इस प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान ममता ने कहा कि हम सहकारी संघवाद में यकीन करते हैं, हम राज्य को विभाजित करने की किसी भी कोशिश के खिलाफ हैं। इस दौरान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने प्रस्ताव में ये पंक्ति शामिल करने का प्रस्ताव रखा कि हम संयुक्त पश्चिम बंगाल का समग्र विकास चाहते हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि हम पश्चिम बंगाल को विभाजित करने की किसी भी कोशिश का विरोध करते हैं। ममता बनर्जी ने शुभेंदु के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, जिसके बाद ये प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हो गया। बता दें कि बीजेपी पर बंगाल के विभाजन की मांग को हवा देने के आरोप लगते रहे हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा ने राज्य को विभाजित करने के प्रयासों के खिलाफ पिछले साल फरवरी में भी ध्वनि मत से इसी तरह का प्रस्ताव पारित किया था। वहीं अब राज्य का विभाजन रोक दिए जाने से बीजेपी के मंसूबों पर पानी फिर गया है। पश्चिम बंगाल के विभाजन की कोशिश के खिलाफ बंगाल विधानसभा में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास हो गया। बीजेपी को टीएमसी का साथ देना पड़ा। फिलहाल ये मुद्दा शांत होता दिख रहा है, लेकिन मिडिल ईस्ट में जरूर शांति नहीं दिख रही है। ईरान और इजराइल के बीच युद्ध तय माना जा रहा है, देखिए रिपोर्ट। इजरायल और ईरान के बीच तनाव काफी बढ़ गया है। ईरान ने तेहरान में हमास नेता इस्माइल हानिया की जान लेने के मामले में इजरायल को दोषी ठहरा दिया है। जवाबी कार्रवाई करने की कसम खाई है। ईरान के गुस्से को शांत करने के लिए जॉर्डन और लेबनान के विदेश मंत्रियों ने ईरान की यात्रा की। उनके सामने शांति प्रस्ताव रखा गया है, लेकिन ईरान ने अरब राजनयिकों से कहा है कि वो इजरायल पर जवाबी हमला करने के लिए तैयार है और उसे इसकी परवाह नहीं है कि इस जवाब से युद्ध छिड़ जाए। इस बीच ईरान की चेतावनी के बाद इजरायल में घबराहट दिखाई दे रही है। इजरायली मीडिया रिपोर्ट में बताया गया है कि इजरायल और अमेरिका किसी को नहीं पता कि ईरान और हिजबुल्लाह किस तरह से हमला करेगा, क्योंकि ईरान की तरफ से अभी तक साफ नहीं हुआ है कि लड़ाई किस तरह से करने की वो तैयारी कर रहा है। इस बीच अमेरिका की न्यूज वेबसाइट एक्सियोस ने दावा किया है कि अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने एक कॉन्फ्रेंस कॉल में G7 सहयोगियों से कहा कि ईरान और हिजबुल्लाह 24 से 48 घंटे के अंदर इजरायल पर हमला कर सकते हैं। खबर के मुताबिक ब्लिंकन ने कहा है कि उन्हें ये नहीं पता कि ये हमला कब होगा, लेकिन उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ईरान और हिजबुल्लाह दोनों जवाबी कार्रवाई करेंगे। G7 ग्रुप में दुनिया के शक्तिशाली देश अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और यूनाइटेड किंगडम शामिल हैं। इन सभी देशों ने पहले ही मध्य पूर्व के हालातों पर चिंता जताई है और कई देशों ने अपने नागरिकों को ईरान, लेबनान और इजरायल की यात्रा करने से मना भी किया है। मिडिल ईस्ट में तनाव बना हुआ है, तो दूसरी तरफ भारत के जम्मू कश्मीर में भी तनाव बना हुआ है। 5 साल पहले 5 अगस्त के दिन मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा छीन लिया था। दावा किया था कि इससे राज्य का विकास होगा, लेकिन 5 साल बाद हालात यही है कि अभी तक राज्य में मोदी सरकार चुनाव नहीं करवा पाई है। कांग्रेस ने भी इस मुद्दे पर सरकार को घेर लिया है। मोदी सरकार अपने हालिया और तमाम पुराने फैसलों को लेकर लगातार विपक्ष के निशाने पर रहती है। अब एक बार फिर विपक्ष ने मोदी सरकार को घेरा है। 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के 5 साल पूरे हो गए हैं, जिसे लेकर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए 5 अगस्त को ब्लैक डे फॉर जम्मू कश्मीर करार दिया है। कांग्रेस ने इसे राज्य के लिए काला दिवस माना है। इसी को लेकर जम्मू कश्मीर कांग्रेस ने एक्स पर एक फोटो पोस्ट कर राज्य के लोगों का दर्द साझा करते हुए लिखा कि आज ही के दिन बीजेपी ने हमारे राज्य का दर्जा छीन लिया था। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी एक्स पर लिखा कि मोदी सरकार ने दावा किया था कि इस कदम से जम्मू कश्मीर को पूर्ण रूप से एकीकृत करने, क्षेत्र के आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और अलगाववाद को रोकने में मदद मिलेगी।
हालांकि हकीकत बिल्कुल अलग है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोग सामान्य स्थिति के लिए तरस रहे हैं। हम मांग करते हैं कि राज्य में चुनाव सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित समय सीमा के अनुसार हो, ताकि लोग अपने प्रतिनिधि चुन सके, संवैधानिक अधिकारों को सुरक्षित कर सके और नौकरशाही द्वारा शासित होने की इस व्यवस्था पर पूर्ण विराम लगा सके। कांग्रेस राज्य के लोगों के साथ मजबूती से खड़ी है, जो भारत का अभिन्न अंग है। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। बड़ी खबर है, बांग्लादेश के पीएम शेख हसीना देश छोड़कर भागी। वो अभी तो विपक्षियों को जेल में डालकर चुनाव जीती थी। ये उन लोगों के लिए बुरी खबर और चेतावनी है जो शेख हसीना को अपना आदर्श मानकर उनकी तरह की जीत वाला फॉर्मूला अपनाना चाहते हैं। उनको ये सोचना चाहिए कि आखिर लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है। आज सोशल मीडिया से लेकर आपके चलते फिरते जीवन में भी पत्रकारिता के बुरे दौर की चर्चा होती है, क्योंकि जिन लोगों पर सूचना देने की जिम्मेदारी है वो आपके लिए नहीं बल्कि कॉरपोरेट और सरकारों को फायदा पहुंचाने में लग गए हैं। विज्ञापन मॉडल को खारिज कर आप इस बीमारी को दूर कर सकते हैं और अपने नारे को बुलंद कीजिए। मेरे खर्च पर आजाद है खबरें।